नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। हेमंत सरकार चांडिल डैम के विस्थापितों की समस्या को खत्म करे। विस्थापितों को मुआवजा, पुनर्वास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। बारिश के मौसम और हाथी का प्रकोप जो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आदिम जनजाति के बनपट्टे का सम्मान क्यों? इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने झारखंड सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हेमंत सोरेन जलेबी की तरह पदाधिकारियों से घिरे हुए हैं। अपनी सरकार को सुबोध कांत सहाय ने कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहा केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने। लगता है कि चांडिल परियोजना का दफ्तर जमशेदपुर से बंद करके और इस पूरे से जुड़े हुए सवालों को खत्म करना चाहिए। हेमंत सोरेन जिस तरह से फैसला ले रहे हैं, फैसला वो ले सकते हैं, बशर्ते कि पदाधिकारी का जो जिलेबी वाला तरीका होता है वो पदाधिकारी छोड़ दे। साफ प्रॉब्लम ये है, इसका सलूशन है। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने चांडिल अनुमंडल स्थित डेम IIP चांडिल में युवा कांग्रेस की बैठक में पहुंचे थे, जहां युवा कांग्रेसियों ने हाथियों के आतंक की समस्या उठाई। स्थिति अब ऐसी है कि ना तो ग्रामीण सुरक्षित है और ना ही हाथियों की समस्या पर फोन से DFO से बातचीत। इसके साथ साथ आदिम जनजाति के परिवारों को नोटिस बंद करने और बनपट्टे के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। ईंचागढ़ क्षेत्र में हाथियों का झुंड पिछले 7 वर्षों से डेरा डाले हुए है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है और बीते कुछ दिनों से हाथियों की मौत में बढ़ोतरी भी देखी गई है। गांव के लोग और हाथी दोनों ही परेशान हैं। गांव वाले हाथियों से बचने के लिए बिजली के तार और खेतों में जहर इत्यादि दे रहे हैं, ताकि उनका घर और फसल दोनों ही सुरक्षित रहे, और हाथी इनके चपेट में आ जाने से मौत का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही DFO ने बताया कि दलमा सेंचुरी में केवल 2 हाथी भ्रमण करने आते हैं, लेकिन ईंचागढ़ क्षेत्र में हाथियों का झुंड अलग है। साथ ही सुबोध कांत सहाय ने कहा कि चांडिल डैम में हुए विस्थापितों की समस्या को फैसला लेना चाहिए। वो किसान जो विस्थापन की मार झेल रहे हैं, जो लंबे समय से अपना गुजारा कर रहे हैं, यही इनकी रोजी रोटी चल रही है। देखिए आगे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने क्या कहा। हाथी का प्रकोप इस इलाके में है। पूरा हाईवे हम लोग ने हाथी से अलर्ट करके रखा। तो क्या एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि इस इलाके में जिस जगह से हाथियों का आने का वो पैसेज बना हुआ है उसको डाइवर्ट किया जाए। अब दुर्दशा ये हो गई है कि लोग भी मर रहे हैं यहाँ और हाथी भी मर रहा है। ये अद्भुत हो रहा है। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस काम के लिए? नीचे का छोटा मोटा कर्मचारी अफसर कहता है कि हम लोग पास पैसा ही नहीं है, कुछ साधन नहीं है। ये क्यों? तो हर आदमी अपना विफलता जो है वो दूसरे के कंधे पे फेंक करके, मैं समझता हूं कि ये गलत है। ईंचागढ़ का इलाका डैम, विस्थापित, बाढ़, गांव में पानी घुस गया, इससे अलग परेशान रहता है हर साल बारिश के दिनों में। और विस्थापित पुनर्वास जो है वो क्या बोलते हैं, वो जो पुस्तिका, ये सब चीज कितना दशक चलेगा? 4 दशक तो करीबन हो गया है, 40 वर्ष से ज्यादा ही हो गया होगा, मैं समझता हूँ। हमने इसको कोशिश किया कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम बना करके लाया जाए, पैसा भी दिया सब चीज, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ ठेकेदारी में पैसा सब चला गया, खत्म हो। हाँ, से भी हाथी का प्लान हो रहा है क्या? सेंचुरी में तो अभी हाथी नहीं है, 2 ही हाथी है सर अभी दलमा में। अच्छा, इसको तो रहना चाहिए। ये हाथी क्या था जो इलेक्ट्रिसिटी में बन गया था, छोटा हाथी था सर। छोटा हाथी के बारे में ही लोग मेरे ख्याल से देखिए 2-3 चीजें हैं DFO साहब। DFO है, आपको बचाना भी है उनको और लोगों की जान को भी बचाना है। तो हमें लगता है कि आपको एक कंप्लीट प्लान एक बना के देना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का कहानी नहीं है। ये तो
हो ही रहा है। और इतना सारा उनका पैसेज है और इतना फॉरेस्ट भी हम लोगों ने एक तरह से बचा के सेंचुरी वगैरह ये सब जो रखा है कि साहब, लेकिन हकीकत है कि दोनों विक्टिम हो जा रहा है। हाथी भी विक्टिम हो जा रहा है और मानव भी विक्टिम हो जा रहा है। जो नुकसान होता है गांव का वो अलग सवाल है। लेकर के नीमडी, ये बड़ाम, ये सब जो एक तरह से जहां आके वो लोग बैठ गया है, तो क्या कारण है और क्यों ऐसे किए हुए हैं? तो खासकर बारिश के वक्त में यहाँ हाथियों का जो प्रकोप है ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और फॉरेस्ट का जिनको बसाया गया है उनको हो रहा है कि फिर से यहाँ से उजड़ा जाएगा। इस तरह का जो कंफ्यूजन है, हम रेंजर और ये जो है वो गार्ड, इन लोगों से तो बात कर ली, अब डीएफओ को भी अभी तक पता नहीं है कि क्या एग्जैक्टली नोटिस आया है। तो इतना कंफ्यूजन ही ये सारी चीजों में। हम लोग का डेलीगेशन जाएगा, जाके उनको कल मिलेगा। नंबर 2 कि सरकार को भी इस पर एक मुफ्त फैसला लेना चाहिए कि इसका फायदा मिले किसान को। जो किसान अभी तक विस्थापन के मार से परेशान है उनको रोजगार मिले, उनको आवास मिले। ये काम खत्म होना चाहिए। जैसे वृद्धा पेंशन पहले चलता था या उसके पहले चलता था, हम स्वतंत्रता संग्रामी हैं, तो आज़ादी के 75 साल हो गया था, मैं होम मिनिस्टर था, तो मैंने कहा भैया कब तक हम स्वतंत्रता संग्रामी को पहचानने में टाइम लेंगे, कि इतना बरस हो गया। तो उसी तरह से हमें लगता है कि चांडिल परियोजना का दफ्तर जमशेदपुर से बंद करके और इस पूरे से जुड़े हुए सवालों को खत्म करना चाहिए। हेमंत सोरेन जिस तरह से फैसला ले रहे हैं, फैसला वो ले सकते हैं, बशर्ते कि पदाधिकारी का जो जिलेबी वाला तरीका होता है वो पदाधिकारी छोड़ दे। साफ प्रॉब्लम ये है, इसका सलूशन है। हमने यहाँ के आए दिन यहाँ का सवाल रहता है कि विस्थापित लोगों के लिए यहाँ टूरिज्म की व्यवस्था थी, वो किसी तीसरे बाहरी के लोगों को दिया जा रहा है या क्या। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मुफ्त यहाँ के जो भी सक्षम नेता और पदाधिकारी हैं उनको ये काम पूरा कराना चाहिए। यही मेरी सोच है। वहीं अगर आदिम जनजाति की परिवार की बात करें तो वोटा पंचायत के बीधड़ों में बसे 16 परिवारों को बार बार नोटिस दिया जा रहा था कि घरों को यहां से हटाया जाए, जबकि इन परिवारों को बनपट्टा मिला हुआ है। अब सरकार को दिए गए बनपट्टे से पीछे हट रही है। आदिम जनजाति झारखंड की धरोहर है, सरकार को इनके लिए कदम उठाना चाहिए। देखिए आदिम जनजाति के लोग क्या कह रहे हैं। প্লাট নম্বর অন্য দিয়েছে, ওটা এখানে যাবে বলছে। আচ্ছা, তো আমরা এখানে কোথায় যাব? যেখানে মানে পুনা ঘর আছে এখানে বানাইছি। আচ্ছা, তোমরা তাহলে কত দিনে আছো? আছি কমসে কম বাবা দাদারা যখন ছিল তখন আছি। আচ্ছা, তো কি বলছে ফরেস্ট ওয়ালা? ফরেস্ট বলছে এখন আর কি বলবে, যে তোমাদের ঘর এখন জায়গাটা হবে না। আচ্ছা, তোমারাকে আমি দেখছি যে পেপার গুলো বনপট্টা পাওয়াইছে 2021 সালে 2025 তক তোমরাকে বনপট্টা দিয়েছে। আর বনপট্টা তো সরকারই চিহ্নিত করে দেয়। তো যখন ভারত সরকার তোমরাকে স্পেশাল বনপট্টা দিয়েছে তো ওটার কেন উল্লঙ্ঘন করে আজকে তোমরাকে হাঁটাছে? তো আমরা কি বলবো, এখন তো আমরা তবে বনপট্টা দিয়েছে ঘর হওয়ার পরে দিয়েছে। আর কি বলবো যে আমরা যেখানে বনবাস করে আছে এখানে থাকবো বলছে আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে। যাইছিলে সেদিন সংসদ ভবনকে যাইছিলি, হয়তো বলছে কোনো হবে নাই, বলছে আমরা দেখবো পর দিকে যাই বলছে। আচ্ছা, ইয়া যে সূচনা কাকে কাকে দিয়েছে তোমরা? দিয়েছে ওই বিদ্যুৎ বরণ মাস্টারকে যাইছিলি দেখা করতে। আর কালকে যাইছে ডিসি অফিস যাইছিলি। কি বলছে ওখানে? ডিসি অফিস সঙ্গে তো গল্প নাই হয়েছে, খালি ফেস টু ফেস হয় নাই। বিদ্যুৎ বরণ মাস্টারকে ফেস টু ফেস হয়েছে কথা। কি বলে ওনারা? ও তো বলছে আমরা দেখবো কোনো হাঁটাতে তড়বে নাই, বলছে ঘর বাঁচাই দিব বলছে। আচ্ছা, ঠিক আছে।
जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के घरों में पानी प्रवेश कर गया है। लगातार हो रही बारिश से साथ ही डैम का फाटक खोल जाने से नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। स्वर्णरेखा नदी अपने खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। इधर मानगो कुंवर बस्ती के निचले इलाके सैकड़ों घर बाढ़ के पानी प्रवेश कर चुका है। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा पानी से भरे घरों में सामानों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, पर निचले इलाके का हाल बेहाल है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक निचले इलाके लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कृपा की जाए। मेरा नाम जीतू ये कौन सा जगह है? ये उलपुलिया रोड। बताइए क्या समस्या हुई है क्षेत्र में? समस्या कि पिछले 48 घंटे में जो बारिश हो रही है उसके कारण जो निचले क्षेत्र में घर बना कर रह रहे हैं उनके घरों में पानी घुस गया है। और मैं जिला प्रशासन से यह आग्रह करूंगा कि जिन घरों में पानी घुसा है उनको उचित रहने का व्यवस्था किया जाए और 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था की जाए। आप देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।